साले। नमस्कार, जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। जनहित में आज हम बात करेंगे, बाबा को रूल पसंद है। जी हाँ, बाबा को रूल पसंद है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, तो चलिए ये बात आपको बताते हैं। बरेली में, यूपी में इन दिनों पोस्टर वॉर पर बवाल छिड़ा है। कभी आई लव मोहम्मद के पोस्टर तो कभी लव यू योगी के पोस्टर। बरेली में हुए विवाद ने तो पूरे मामले को ही तूल दे दिया है। बरेली में हालिया विवाद के बाद इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा फिर से सुर्खियों में हैं। तौकीर रजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सीएम योगी ने कहा कि यह वही उत्तर प्रदेश है जो कभी बीमारू कहा जाता था, जहां दंगाई खुलेआम घूमते थे, माफिया राज करते थे। लेकिन अब तस्वीरें बदल चुकी हैं। योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि अपराधियों, दंगाइयों और माहौल बिगाड़ने वालों के लिए अब कोई जगह नहीं है। लखनऊ से लेकर बरेली तक बुलडोजर मॉडल एक्शन में है, क्योंकि योगी को रूल पसंद है। लखनऊ की सड़कों पर एक बार फिर पोस्टर पॉलिटिक्स ने तूल पकड़ लिया है। भाजपा युवा मोर्चा के लखनऊ महासचिव अमित त्रिपाठी ने समतामूलक चौराहे और राजभवन के पास बड़े बड़े पोस्टर लगाए। पोस्टर में लिखा गया कि आई लव श्री योगी आदित्यनाथ जी, आई लव बुलडोजर। उन्होंने कहा कि हमारा संदेश साफ है, जो इस प्रदेश की शांति भंग करेगा उससे जवाब बुलडोजर देगा। बरेली में जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद के नारों के साथ शुरू हुए प्रदर्शन ने देखते ही देखते उग्र रूप ले लिया। पत्थरबाजी हुई, सड़कें जाम हुई, माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया। तौकीर रजा पर सीएम योगी ने पलटवार करते हुए कहा कि मौलाना भूल गए हैं कि शासन किसका है। ना तो जाम लगेगा, न कर्फ्यू। ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि आने वाली पीढ़ियां दंगा करना भूल जाएंगी। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे, उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यही प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था, और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे, उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। इस मामले पर बरेली एसएसपी ने बताया कि अब तक 7 नामजद और करीब 2000 अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। शहर में आरएएफ और पीएसी तैनात कर दी गई है। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है। जैसा कि आप अवगत हैं कि जुमे की नमाज के बाद
कुछ जगहों पे अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस और प्रशासन की जो ड्यूटियां लगी हुई थी, वहां पे कुछ लोगों के द्वारा हिंसक प्रदर्शन किया गया, जिसके संबंध में कल हम लोगों ने बताया था कि हम कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उसमें हम लोगों के द्वारा अब तक कुल 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसमें थाना कोतवाली में 5 एफआईआर दर्ज की गई है, थाना बारादरी में 2 एफआईआर दर्ज की गई है, थाना किला प्रेमनगर और कैंट में 1-1 एफआईआर दर्ज की गई है। इन दर्ज एफआईआरों में आज हम लोगों के द्वारा कुल 8 अपराधियों को, जो इस घटना में शामिल थे, 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उनके नाम मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। मौलाना तौकीर रजा, सरफराज पुत्र सलीम, मनीफुद्दीन पुत्र जरीफुद्दीन, अजीम अहमद पुत्र नसीम अहमद, मोहम्मद शरीफ पुत्र मोहम्मद अहमद, मोहम्मद आमिर पुत्र मोहम्मद जाहिद, रिहान पुत्र राजू और मोहम्मद सरफराज पुत्र समीम। इन 8 लोगों को आज हम लोगों के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। पिछले 6-7 दिनों से पहले समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के माध्यम से ये मालूम हुआ था कि मौलाना तौकीर रजा साहब की तरफ से कतिपय मुद्दों को लेकर कार्रवाई के मांग के साथ इस्लामिया इंटर कॉलेज में एकत्र होकर कलेक्ट्रेट मार्च के शक्ल में जाकर वहां पर ज्ञापन देने की बात कही गई थी। इसमें हम लोग तत्काल उनके संपर्क में आ गए और उनको बताया गया कि जनपद में 163 बीएनएसएस की धारा लगी हुई है और बिना लिखित अनुमति के कोई भी कार्यक्रम न किया जाए। वहीं बरेली में हुए बवाल को लेकर के अयोध्या के संतों ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे सीधे तौर पर संविधान विरोधी कदम बताया और दोषियों पर देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की है। देखिए, बरेली में जो दुर्घटना हुई है आइलम मोहम्मद की, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत देश के अंदर इस तरह की बयानबाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि ये सनातन की भूमि है, ये हिंदू की भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है, देवताओं की भूमि है, जहाँ पर ये वह भूमि है जहाँ पर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की जय घोष होता है। प्रातः उठते ही सब लोग एक ही मंगल कामना करते हैं, हिंदू सनातन धर्मावलंबी, कि सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। ऐसी भूमि पर कोई वर्ग विशेष आई लव मोहम्मद, आई लव इस्लाम का अगर नारा लगाता है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए इनके ऊपर कोई विशेष कठोर कानून ला करके इनको दंडित किया जाए, इनको देशद्रोही की श्रेणी में रखा जाए। इस तरह का नारा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और रही बात हिंदू भाइयों से, हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि आप अपनी देवी देवताओं का मोहम्मद से या उनके किसी भी पैगंबर से तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। सबको विदित है कि मोहम्मद क्या थे, उनका सिद्धांत क्या था। हमारे देवी देवता मर्यादित हैं, संस्कृत और संस्कृति का संरक्षण करने वाले, समाज को एक दिशा में ले चलने वाले हैं। मोहम्मद का या इस्लाम का ऐसा कोई भी नहीं उद्देश्य है। उनके यहाँ हिंदुओं को काफिर कहा जाता है। ऐसी स्थिति में तुलना बिल्कुल ठीक नहीं है सनातन धर्म के देवी देवताओं का और इस्लाम का। हम भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से एक ही निवेदन करेंगे कि इनको कठोर कार्रवाई इनके ऊपर की जाए। देखिए, जिस प्रकार से बरेली में जो हिंसा हुआ अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय है, दुखद है। ऐसे भारत में रहने वाले इन अराजकता के द्वारा जो जिस प्रकार से पथराव करना और लोकतंत्र की जो हत्या करना, संविधान को न मानना, ये इनके अंदर डीएनए में है। ऐसे लोगों के ऊपर चिन्हित करके कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। जो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत, अंतर्राष्ट्रीय मशीनरी के तहत ये लोग भारत में अंतर्गृह युद्ध कराना चाहते हैं, भारत में अराजकता फैलाना चाहते हैं, भारत को सरिया कानून से देश को चलाना चाहते हैं। ऐसे लोग जो निरंतर आतंकवादी के विचारधारा को पालित पोषित करता है, आतंकवादी विचारधारा पे चलने का काम करता है, ऐसे सभी जो है इस विचारधारा के लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे जिहादी को कभी भारत सनातन संस्कृति स्वीकार नहीं करेगा। ये भारत सनातन संस्कृति के लिए डेंगू है, मलेरिया है, कैंसर जैसे रोग से जो है भारत संस्कृति को पीड़ित करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। योगी के तेज तर्रार एक्शन का ताजा उदाहरण है गोरखपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी जुबेर को ढेर करना। ये वही जुबेर था जिसने दीपक गुप्ता की हत्या कर दी थी। अब प्रदेश के मुखिया का स्पष्ट संदेश है। ये संदेश, ये देश संविधान से चलता है,
शांति भंग करने वालों को माफी नहीं मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश अब पुराने ढर्रे पर नहीं लौटेगा। पोस्टर हो या पत्थर, सरकार का संदेश साफ है, जो भी शांति भंग करेगा कानून का बुलडोजर उसकी दहलीज पर पहुंच जाएगा, क्योंकि योगी को रूल पसंद है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो योगी को रूल पसंद है, ये बात हम कह रहे हैं, और इसलिए कह रहे हैं बरेली के बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामने आते हैं, अपनी बात को रखते हैं और हमेशा की तरह कहते हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और हालिया विवाद के बाद इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के मौलाना जो प्रमुख हैं मौलाना तौकीर रजा फिर से एक बार सुर्खियों में साफ तौर पे आ गए। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। विजय खेरा बीजेपी के प्रवक्ता, विजय जी बहुत बहुत स्वागत है। मुमताज आलम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है। रवि प्रताप सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है। महेश कुमार मिश्रा पूर्व IPS हमारे साथ जुड़ गए, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाबा महादेव हिंदू धर्म गुरु, बहुत बहुत स्वागत है बाबा जी। और हमारे साथ मनीष तिवारी हमारे संवाददाता है, दीपक चतुर्वेदी हमारे संवाददाता बरेली से हमारे साथ है, ग्राउंड से। सीधे सबसे पहले दीपक की तरफ रुख करते हैं। दीपक, मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो सबसे पहले बताएं इस समय बरेली में हालात क्या है? कल जो विवाद की स्थिति पैदा हुई उसके बाद अब स्थिति कैसी है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि बरेली में इस वक्त जो है वो हालात पुलिस के पूरी तरीके से नियंत्रण में है। सभी चौराहों पर, सभी मोहल्लों गलियों में जो है पुलिस का जो है वो डिप्लॉयमेंट प्रॉपर तरीके से किया गया है। लगातार पुलिस जो है वो फ्लैग मार्च कर रही है। करने के बाद कोई भी शरारती तत्व अगर दिख रहा है उसको तत्काल पूछताछ करके उसको जेल भेजा जा रहा है। और ऐसे में जो है वो बरेली की स्थिति, अगर सही बात में कहें तो बरेली की स्थिति पूर्ण नियंत्रण में है। लेकिन आज सुबह जो है वो मौलाना तौकीर को जो है वो अरेस्ट किया जा चुका है और स्पेशल कोर्ट में पेश करके उनको जो है वो जेल भेज दिया गया है। जेल भी उनको भेजा गया है, बरेली की जेल में उनको नहीं रखा गया है, उनको लखीमपुर की जेल में जो लखीमपुर की जो जेल में है वहां पर उनको रखा गया है। उसके बाद से जो है बरेली पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए जो है वो बरेली में इंटरनेट की स्पीड भी जो है वो काफी स्लो कर दी है, जिससे कि सोशल मीडिया पे कोई अफवाह ना फैले, लोगों में भ्रम की स्थिति ना पैदा हो। और इसी तरीके से जो है वो पूरी तरीके से पुलिस जो है वो चाक चौबंद। अब तक दीपक कितने लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है? ये अब तक जो गिरफ्तारी हुई है वो कम से कम 50 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। नामजद FIR जो है वो कम से कम 9 लोग नामजद FIR है और उसके बाद जो है वो लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ करने के बाद जैसे भी कोई क्लू मिलता है या संदिग्ध अवस्था में मिलता है या CCTV फुटेज से कोई भी जो फोटो है उससे अगर कोई मिलता है तत्काल उसको जो है पूछताछ करके उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। और किसी भी तरीके से जो है पुलिस कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है। कल बहुत छोटी सी चूक हुई थी, जिसमें छोटी सी चूक होने के बाद ठीक है दीपक, आपकी बात आ गई। 50 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है। मैं आऊंगा आपके पास। मनीष तिवारी लखनऊ से हमारे साथ है, सीधे मनीष के पास। मनीष, बरेली में जो कुछ हुआ उसके बाद राजधानी लखनऊ की बात करें, वहां पर किस तरह की सियासत गर्म चल रही है, जरा मैं चाहूंगा जल्दी से कम शब्दों में बताएं, फिर मैं अपने गेस्ट की तरफ आगे बढ़ूं। हाँ मनीष बोले, अनम्यूट कर लें। उपद्रव हुआ, जो भी लाठीचार्ज हुआ उसके, ठीक है, आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। आ रही है आपकी आवाज। हाँ जी, बरेली के मामले के बाद जो है जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का जो बयान आया कि किसी को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी जाम लगाने की बात करेगा या कर्फ्यू लगवाने की सोचेगा तो इस प्रकार का इस सरकार में नहीं होगा। और अगर जो भी लोग इस प्रकार से सोचेंगे तो उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होंगी कि उनकी कई पुश्तें याद रखेंगी। तो कह सकते हैं कि ये मुख्यमंत्री का कोई ऐसा पहला बयान नहीं था। इससे पहले अगर आपको याद होगा कि NRC के मामले में लखनऊ में काफ़ी बवाल हुआ था और जिसके चलते काफ़ी
नुकसान किया गया था। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उन उपद्रवियों की जो है पोस्टर लगवा दिए गए थे, उनसे पैसे वसूले गए थे, उनके द्वारा जो भी यहाँ पर लखनऊ में नुकसान किया गया था। उसके बाद अगर हम अतीक अहमद को लेकर के कहें, जिस प्रकार से जो है जो हत्याकांड मामला था, विधानसभा में बाबा ने ये बोला था साफ तौर से कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई अपराध करने की कोशिश करेगा तो उसको जमीन में मिला दिया जाएगा, उसको निस्ताबूत कर दिया जाएगा। तो ये मामला ये सुनने के बाद ही कुछ ही समय के बाद जो है अतीक अहमद की, हालांकि पुलिस महकमे के द्वारा उनकी इनकाउंटर नहीं किया गया था, क्योंकि लेकिन कुछ युवकों के द्वारा जो है अतीक अहमद को भी मिट्टी में मिल गए थे। तो कह सकते हैं कि उसमें भी बाबा का, सभी लोगों ने कहा था कि बाबा के द्वारा जो है पूरा षड्यंत्र रचा गया है। लगातार जो है देखा जा सकता है कि जो भी अपराधी है या तो उसका हाफ इनकाउंटर होता है या तो उसका फुल इनकाउंटर होता है, क्योंकि 2017 में ही बाबा ने ये कह दिया था कि अब मेरी सरकार आ रही है, या तो वो प्रदेश को छोड़ दे या ऊपर जाने की तैयारी करें या जेल जाने की तैयारी करें। ये संदेश बाबा का सरकार बनने के बाद ही तुरंत सभी को मैसेज दिया गया था। उसी के तहत जो है लगातार कार्रवाइयां देखने को मिल रही है। हालांकि अखिलेश यादव ने कल के मुद्दे पर भी कहा है कि सौंदर्य से जो है प्रदेश चलता है और लाठीचार्ज से नहीं, इस पर लेकिन बाबा का जो जवाब आज आया है तो ये एक बड़ा एक सटीक जवाब है। लगातार बाबा के द्वारा जो है इस प्रकार के जो संदेश जो है उत्तर माफियाओं को हो या उपद्रव करने वाले के लिए हो, लगातार मिलते रहते हैं। जिस प्रकार से बाबा के संदेश के आने के बाद 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया करें। मनीष, बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपके पास आते रहेंगे और तमाम गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए। सीधे सबसे पहले रुक कर रहे हैं, बाबा महादेव हिंदू धर्म गुरु हैं। बाबा जी, क्या कहेंगे आप, जो एक्शन लिया गया और कल जो कुछ जो रिएक्शन देखने को मिला, उसको किस तरह से देखते हैं आप? पहले सभी को, जितने भी लोग पैनल पे हैं, सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और बाबा आशुतोषांबर जी महाराज जी चरणों प्रणाम करते हुए एक बात मैं कहूंगा कि जैसे ये जो सारा विवाद मुझे लगता है कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर के पश्चात प्रारंभ हुआ, तो आई लव मोहम्मद ये कहना व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति मोहम्मद को लव करे, हसन हुसैन को लव करे, अली को लव करे, आयशा को करे, किसी को भी लव करे। लेकिन यहाँ पर एक समस्या ये है कि लव जो है बेहद व्यक्तिगत विषय है, ये प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। लेकिन जब आप सड़कों पे डंडा और पत्थर लेकर और पुलिस प्रशासन के साथ मुठभेड़ के मूड में होते हैं, तो यहाँ लव कहाँ है? देयर इज नो लव, एक कॉन्स्पिरेसी नजर आता है कि मतलब एक षड्यंत्र है कि आप कुछ ना कुछ उपद्रव करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक बात और है, सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी ने कहा था कि जैसे नेपाल में हुआ वही स्थिति यहाँ पर भी हो जाएगी, और बहुत सारे लोग ने बयान भी दिया। और श्रीलंका के बारे में, जैसे श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश। बाबा महादेव जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि इसके पीछे समाजवादी पार्टी का हाथ है, विपक्ष का हाथ है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, तो हमने कहा ये जो चीजें हैं, बात दरअसल है कुछ लोग चाहते हैं कि देश जले, देश के अंदर बवाल हो। और योगी जी के मैं फैसले का बहुत स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। जो भी समाज को जलाने का प्रयास करे उसको डंडे पड़ने चाहिए, क्योंकि अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा तो समाज में अराजकता फैल जाएगी, हर तरफ आगजनी और घर जलेंगे, लोगों की दुकान जलेंगे। इसीलिए लव करने का बेहद व्यक्तिगत स्वतंत्रता सबको है, लेकिन सड़कों पे आके अराजकता उत्पन्न करना, माहौल बिगाड़ना, सौहार्द बिगाड़ना, लड़ाई करना, ये इसकी इजाजत किसी को नहीं है। और अगर कोई ऐसा करता है तो योगी सरकार जो कर रही है इस समय बिल्कुल सही कर रही है। 100% नंबर योगी सरकार 100% नंबर दे रहे हैं। और एक गेस्ट हमारे साथ और जुड़ गए जी, एक गेस्ट हमारे साथ और जुड़ रहे हैं, सैयद इंतखाब आलम, मुस्लिम स्कॉलर है। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनहित कार्यक्रम में। और इंतखाब जी, क्या कहेंगे जो बाबा महादेव कह रहे हैं और जो बरेली के बाद जो कुछ हुआ उसको लेकर आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए, मेरा कहना सिर्फ यह है कि जो लॉ एंड ऑर्डर से खिलवाड़ करेगा उसके साथ कानूनी भाषा में ही बात होनी चाहिए, वो चाहे पक्ष कोई भी हो। दरअसल बस दिक्कत क्या हो जाती है कि जब ये लगता है कि जब दूसरे लोग अराजकता करें तो उनको छूट मिल जाती है, बस इससे थोड़ा सा तकलीफ पहुंचती है। वरना कोई भी
कानून से खिलवाड़ करे, सड़क पे अराजकता दिखाए, उसके साथ यही होना चाहिए जो हो रहा है। और क्योंकि देश और प्रदेश की तरक्की तभी मुमकिन है जब सारे लोग मिलजुल कर रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप कह रहे हैं इंतखाब जी दूसरे लोगों को छूट मिल जाती है, क्या कौन है दूसरे लोग जिन्हें छूट मिल जाती है? बहुत से वीडियो अभी आपने देखे होंगे, पुलिस के जवान को भी मारा गया, गाड़ियां तोड़ी गई, लेकिन कभी भी कहीं पुलिस का आपको कोई भी वो नहीं मिला होगा आपको जहां पुलिस ने कोई कार्रवाई की होगी। तो ये थोड़ी सी बात है। अदरवाइज पुलिस की कार्रवाई से मतलब इस कार्रवाई को लेके आप समझेंगे कोई आक्रोश है, कोई ऐसी बात नहीं है। पुलिस की कार्रवाई हमेशा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए होती है। अगर पुलिस ने कोई कार्रवाई आपकी की नजर है, में इंतखाब भाई ये कौन लोग हैं? ये उपद्रवी हैं या ये नमाजी हैं? ये कौन लोग हैं आपकी नजर में? देखिए नमाजी तो उपद्रवी होता ही नहीं है। अगर मैं आपको सच बात कहूँ, कल मैं बरेली के आईजी साहब का भी शुक्रगुजार हूं, उन्होंने कहा था कि 90 to 95% लोग जा चुके थे। तो ये वही 5-10% लोग हैं। इनमें कौन लोग थे इसको चिन्हित किया जा रहा है, और क्या ये प्री प्लान था इसकी भी करी जा रही है। ये जो 5-10% लोग हैं जिनकी वजह से माहौल खराब हुआ, वरना 90 to 95% लोग जा चुके थे। चलिए मैं हम आऊंगा जैसे लोगों ने मस्जिदों से भी अपील की थी परसों भी कि जब प्रशासन और शासन ने आपको इजाजत दे रखी है कि आप इंतखाब भाई मैं आऊंगा वक्त थोड़ा कम है और गैस थोड़े ज़्यादा है। मैं सबको चाहता हूँ समय दूँ। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मुमताज़ भी इस वक्त हमारे साथ हैं। मुमताज़, मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुँच रही मुमताज़ जी, तो आप क्या कहेंगे? भाई अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि लाठी से प्रदेश नहीं चलता है। समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले को किस तरह से देखती है? आरिश भाई, जो बरेली में हुआ है वो काबिल मजम्मत है, उसकी हमें सबको मजम्मत करनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की भी बहुत बड़ी चूक है या सोची समझी साजिश है, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है और इस संविधान ने हमें एहतजाज करने का हक दिया है। हमें हक दिया है कि हम अपनी बात को कह सकते हैं। जब मौलाना तौकीर रजा साहब ने प्रशासन से मांग की थी कि हम इस्लामिया इंटर कॉलेज में इकट्ठा होकर जिला अधिकारी को मेमोरेंडम देंगे, तो इसमें ऐसी कौन सी बड़ी आफत आ गई थी कि उन पे पाबंदी लगा दी, उन्हें नजरबंद कर दिए? तो माहौल को पैनिक जो किया वो प्रशासन ने किया। क्या इस मुल्क में मुसलमानों को एहतजाज करने का हक नहीं है? किसान एहतजाज करता है, छात्र एहतजाज करता है। अभी आपने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में देखा था किस तरीके से एक मजार पर जाके चढ़ गए और मजार को तोड़ दिया। क्या वो लोग नहीं थे? क्या हम दोयम दर्जे के नागरिक हैं? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है? अगर हम अपनी आवाज उठाते हैं, अपना एहतजाज करते हैं, तो क्या इतनी बर्बरता के साथ में लाठीचार्ज किया जाएगा? नाबालिग बच्चों के सिरों को फोड़ दिया जाएगा? ये बिल्कुल सरासर गलत है। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की भाषा देखिए, इनकी भाषा उस रोज कहां चली गई थी जब फतेहपुर में। मैं आता हूं। मुमताज आलम जी, आपकी बात आ गई। हमारे साथ जो बीजेपी के प्रवक्ता है विजय खेरा साहब भी है। विजय खेरा साहब क्या कहेंगे जो मुमताज भाई जवाब दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई जहां जब भी कोई संभावना दिखाई दे या थोड़ा सा भी क्लू मिले तो पुलिस की जिम्मेदारी है उससे निपटना, लॉ एंड ऑर्डर करना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जाना और एसपी का जाना ये आवश्यक है ताकि वो सही निर्णय उस समय हो सके। हमने शाहीनबाग देखा है और हमने दिल्ली में बहुत सारी और कॉलोनी देखी है जहां पत्थरों से लोगों को मार डाला, रास्ते चलते लोगों को हजारों लाखों पत्थर। नहीं मुमताज भाई, हम झूठ नहीं बोलेंगे, गर्दन मत हिलाइए, आप सापा के नेता हो सकते हैं, लेकिन एज मुमताज सुनिए इस बात को। आप ये सबने आंखों से देखा है, मिट्टी का तेल ऊपर से फेंका गया है और सबके सब जेल में हुए, बंद भी हुए, बहुत सारे सजा भी पाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ जहां ये संभावना दिखाई दे तो क्या उसका इंतजार करें। इसीलिए उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी के राज में सबसे अधिक दंगे पूरे इतिहास में हुए, उसके बाद अखिलेश यादव के राज में हुए, क्योंकि ये समय से नहीं ले सकते हैं, लेकिन योगी राज समय से लेता है। अभी आप देखो सैयद आलम साहब कितनी अच्छी तरह बोल रहे थे कि 10-5% लोग हैं। अरे तो उसको तो समाजवादी पार्टी तो 1% भी नहीं स्वीकारेगी, क्योंकि ये तो वोट के लिए लड़ रहे हैं। आलम साहब मुझे नहीं पता क्या है, वो तो वोट के लिए नहीं लड़ रहे होंगे शायद, जो उन्होंने इतनी अच्छी बात बोली। हम भी यही कहते हैं 10-15% लोग हैं मुसलमानों में,
ये निश्चित रूप से है, और उनकी सजा भुगतता पूरा हिंदुस्तान, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी हो, सारे लोग भुगत रहे हैं, तो उनका इलाज तो करना पड़ेगा ना। और उन्हीं में से वोटों की खातिर समाजवादी पार्टी ने बहुत सारे गुंडे को आगे बढ़ा दिया था, उनमें से सारे मारे भी गए, बहुत सारे उनकी हरकतें बंद नहीं हो रही नहीं, विजय खरे साहब यही बात को कंफर्म कर लेते हैं। मुमताज भाई, आप समझते हो क्या उसमें कुछ उपद्रवी थे, आपको लगता है? नहीं, उसमें कोई उपद्रवी नहीं था। ये प्रशासन की गारंटी ले रहे नाकामी था नहीं। देखिए तो जरा, जानबूझ के पैनिक किया गया माहौल को। बोले जरा देखिए तो थे, यहाँ मौजूद ही थे, इनके पास स्कोप को जानबूझ के माहौल को पैनिक किया गया। पता ही कर लिया कि नहीं थे, इन्हें निर्णय कर दिया। हमें सेकंड क्लास सिटीजन बनाने का प्रयास किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुसलमानों को। क्या हमें अपनी बात कहने का हक और अधिकार नहीं है? अभी फतेहपुर के अंदर मजार के ऊपर चढ़ाई कर दी, मजार में तोड़ फोड़ कर दी। वो लोग कौन थे? वो क्या मुसलमान थे? मैं आता हूँ। ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्दी से आएंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और भी गेस्ट है, मुझे उन्हें मौका भी देना है। बाबा को रूल पसंद है, ये चर्चा जारी रहेगी। रुकिए छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं कि ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और गिरीश शुक्ला एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, अपनी बात को रख सकते हैं सर। मैं कह रहा हूँ कि ये चीन नहीं है, ये भारत देश है। चीन के पैटर्न पर चलना नेता बंद कर दें, और जिस तरह की भाषा शैली शासक लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये प्रजातंत्री देश के शासक की भाषा नहीं हो सकती, क्योंकि ये मतदाता हैं। और अगर कोई नेता इनको भड़का रहा है तो सरकार के पास पूरी ताकत है, उसका जो भी संगठन है उसे खत्म कर सकती है, नेता को खत्म कर सकती है। लेकिन यहाँ तो सीधा सीधा सत्ता वर्सेस जनता का युद्ध चल रहा है। ऐसा तो करने की इजाजत संविधान और कानून के निर्माताओं ने कभी किसी नहीं दिए। हजारों आंदोलन खुद आरएसएस के लोगों ने किए, अन्य लोगों ने किया। इसी तरह इनका दमन किया गया था क्या? इन्होंने मंदिर आंदोलन किया, सब कुछ किया, सब कुछ बर्बाद किया गया, और सब एडजस्ट करके ये देश चलेगा। अगर आप जबरदस्ती करेंगे, इनको पता नहीं है कि क्या हो रहा है नीचे लेवल पर। ये देश बहुत ब्रिटेन की ओर जा रहा है, इसको तुरंत बंद होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश जी हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। और महेश कुमार मिश्रा, पूर्व आईपीएस, हमारे साथ है। सर, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को, और जो ये मामला सियासी रूप लेता जा रहा, और आपका नजरिया क्या है? देखिए, ये विशुद्ध एक कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई कल बरेली में। और जुमे की नमाज के बाद तकरीरें होती हैं मस्जिद में, और ये इस पर निर्भर क्या उस तकरीर में कोई ऐसी बात कही जा रही है जिससे कि हेट्रेड पैदा हो, या कोई ऐसी बात कही जा रही है जिससे कि कौमी एकजुटता पैदा हो, मिलजुल के रहें, कोई ऐसी बात हो रही है। यदि कोई ऐसी बात होती है मिलजुल के रहें, भाई हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे कि बदमज़गी पैदा हो या जिससे कि माहौल खराब हो, तो निश्चित रूप से फिर आदमी सुन लेता है, मान लेता है। लेकिन कल नमाज के बाद, जैसा कि एक दूसरे जो प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा कि साहब देखिए, कुछ लोग रह गए थे, 5-10% लोग रह गए थे, बाकी सब चले गए थे नमाजी। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव भी है कि ये फ्राइडे है, ये तो ऑलरेडी वैसे सेंसिटिव हो जाता है, लेकिन फ्राइडे को थोड़ा सा केयर जरूर रखनी चाहिए, और खासतौर से सेंसिटिव। लेकिन आप ये मानते हैं लोकल इंटेलिजेंस का फ्लेवर रहा, क्योंकि जुमे की नमाज और जो मौलाना तौकीर रजा है जिनको गिरफ्तार किया गया, उन्हीं ने पहले भी कह दिया था, तो चीज़ें साफ थी। उसके बावजूद भी ये स्थिति अगर बनी, तो क्या इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की भी आपको इसमें कमजोरी नजर आती है? प्रशासन की देखिए, कोई ऐसा है जहां आप कह रहे हैं कि यदि वो कह रहे थे, मौलाना कह रहे तो ये बात मैं जरूर कहूंगा कि उनको निश्चित रूप से उनसे संपर्क करना चाहिए था। तो आप ऐसी बात ना करें, चाहे आप उनको ताकीद कर सकते हैं इस बात को जाकर कि आप ऐसी बात ना करें, इससे माहौल खराब हो सकता है। ये बात उनके संज्ञान जरूर लानी चाहिए थी कि यदि आप ऐसी चैलेंज कर रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। मौलाना तौकीर रजा का सवाल यह है कि मौलाना तौकीर रजा 5 आदमी को लेकर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जा सकते थे कि किसी अगर सभा करने की और किसी इंटर कॉलेज में या वहां करने की क्या जरूरत थी? और जब आपको मालूम है उसके बाद बवाल हुआ, तो बवाल होने में देखिए ऐसा है कि बवाल होने पर जब कानून व्यवस्था उत्पन्न होती है, तो जब भीड़ चलती है तो भीड़ का कोई लीडर नहीं होता, बताऊं आपको, भीड़ का लीडर नहीं होता। और उस भीड़ के अंदर जो लोग हैं वो बच्चे हैं, ज्यादा। कोई वहां पर कोई किसी नेता का लड़का, किसी अधिकारी का लड़का या किसी बहुत पढ़े लिखे का लड़का कोई नहीं है वहां पर। वहां पर वो बच्चे हैं, वहां पर वो यंग एलिमेंट है जो कि रोज खाता है, रोज कमाता है, रोज कमाता है, रोज खाता है।
रोज कुआं खोदता है, रोज पानी पीता है। तो आप यदि ये भड़काने वाली बात नहीं थी, आप उनको कभी भी आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं किसी चीज के लिए, पत्थरबाजी के लिए, उसके लिए कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा कहना ये है कि तौकीर रजा को बड़ा संयम बरतना चाहिए था, और तौकीर रजा ने संयम नहीं बरता। और यदि संयम नहीं बरता, वो अब विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि मुझे आप अतीक की तरह से मार दीजिए, मुझे अशरफ की तरह मार दीजिए, मुझे इसकी तरह मार दीजिए। अरे भाई क्या, क्यों मार दीजिए, क्यों मार दीजिए? यदि आप उस श्रेणी में आना चाहते हैं जिसमें अतीक और वो थे, तो फिर आप कृत्य करिए जो कृत्य उनके थे। जो अतीक के कृत्य थे वो तो आपके कृत्य नहीं है। आप तो एक ऐसे खानदान से ताल्लुक रखते हैं, ऐसे खानदान से ताल्लुक रखते हैं जो कि एक बहुत बड़ा सेक्ट है, बरेलवी सेक्ट। चलिए ठीक है महेश कुमार जी, मैं आऊँगा। और मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए आपका। और जो लखनऊ के अंदर अगर बात करें इस पूरे मामले को लेकर जो राजनीतिक बयानबाजी चल रही है, उसको आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जुड़ने के लिए। रवि प्रताप सिंह कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे साथ थे। जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया भी चाहूंगा। समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया आ गई, कह रहे लाठी से प्रदेश नहीं चलेगा। आप क्या कह रहे हैं, कैसे प्रदेश चलेगा? आरएसजी किसी भी कीमत पे जो लोग भी सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ते हैं उनके साथ सख्ती से निपटना चाहिए। किसी को ये इजाजत नहीं है कि वो धार्मिक उन्माद को फैलाएं। लेकिन बात यहाँ ये उठती है कि भाजपा के लोग इसको कभी कभार आप देखें कि ये सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। अभी 4-6 दिन पहले विनय कटियार ने जिस तरह की बात कही थी अयोध्या में कि मस्जिद नहीं बनाने दिया जाएगा, सरजू के पार चले जाएं, उनके ऊपर भी सख्ती होनी चाहिए थी। और आई लव मोहम्मद, लव की परिभाषा प्रेम और प्यार दोनों से बड़ी पतली से उसमें दीवार होती है। हमारे यहाँ मीरा और राधा भी प्रेम करती थी कृष्ण से, लेकिन हम प्रेम को कभी बड़े ही अजीम और पाक नजर से देखते हैं। तो अगर आई लव मोहम्मद लिखा गया तो ये उसमें कुछ भी बुराई नहीं थी। ये किसने इनको इजाजत दे दी कि आप जो है कहें कि नहीं है? रवि प्रताप जी, प्रेम करने वाले कुछ लोग, प्रेम करने वाले कुछ उपद्रवी जो है, अगर वो पत्थर हाथों में उठा ले तो इस मोहब्बत को क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारी गंगा जमुनी तहजीब थी और कुछ लोग सारे धर्मों में होते हैं जो धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं। तो तौकीर रजा जी हो सकता है उसमें एक है, और पुलिस जो कर रही है बिल्कुल उसको ऐसे ही करना चाहिए। किसी भी कीमत पे किसी भी स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर को हम बिगड़ने नहीं दे सकते, और हम अपनी जनता को किसी भी कीमत पे एक मास जेनोसाइड में नहीं बदलने दे सकते। तो जो भी कर रहे हैं सही है, लेकिन जो सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए, हम लोगों का कहना है। अगर आप जहां पे आई लव महाकाल कह रहे हैं, आई लव महादेव कह रहे हैं, वहां कर रहे हैं, विनय कटिहार को आप छोड़ रहे हैं, और वहां पे आप दूसरी जगह पे आप अगर सख्ती कर रहे हैं, तो थोड़ा सा शंका तो होता है। क्योंकि परसों योगी जी कह रहे थे कि 1100 में 60 करोड़ आबादी थी और वो घटते घटते चली आई, जबकि 30 ही करोड़ पूरे वर्ल्ड की आबादी थी। दूसरी बात, अभी अभी हमारे धार्मिक स्कॉलर कहते हैं हिंदू धर्म के कि हिंदुओं के लिए काफिर कहा गया है। जब 7वीं दशक में ये सदी में आया था इस्लाम, तो वो अरब कंट्री में आया और वहां पे हिंदू नाम की कोई चीज नहीं थी। जब आपने इसको कुरान पाक को स्वीकार किया था। मैं इस्लाम पे चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं इस्लाम पे चर्चा नहीं कर रहा हूं। बाबा जी मेरा सवाल ले लीजिए। जो बात निकल के सामने आ रही है, रवि प्रताप सिंह जी कह रहे सेलेक्टिव लोगों पर, सेलेक्टिव लोगों को टारगेट किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? अगर शक्ति विनय कटिहार के साथ हो जाती और इन बाबा के पास भी हो जाती, तो ये लोगों का इतना, ये समझिए कि मन नहीं बढ़ा था कि वो इस तरह की बात करते। जी बाबा जी बोले, ठीक है बाबा जी जवाब दे। देखिए, सनातन, पहली बात आरपी सिंह जी एक बात जान लीजिए, सनातन सब जगह था। सुभद्रा मैक्सिको की थी, रसिया ऋषि प्रदेश था। आप पहले ओपी जो पीएन ओक का जो पुस्तक पढ़िए अभी आगरा में, और आगरा यूनिवर्सिटी के अंदर उसके सारे साक्ष्य हैं। तो देखिए, मोहम्मद साहब के पहले सनातन था, आज भी और हमेशा रहेगा। इसीलिए सनातन की जड़ें बहुत मजबूत है। मैं चाहूंगा इस मामले पे रहे, मैं बौद्धिक ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं। आप दोनों से प्लीज क्षमा चाहता हूं, मैं नहीं चाह रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जो बात कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, उसको लेकर बाबा जी आप क्या सोचते हैं? वो कह रहे हैं कि भाई कुछ लोगों को टारगेट कर उन पर ऐसा किया जा रहा है, बाकी लोगों को छोड़ा जा रहा है। देखिए, विनय कटियार अगर कुछ लोगों को लेके हुजूम लेकर अगर सुरक्षा व्यवस्था और सौहार्द बिगाड़ते, लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ते, तो कार्रवाई होती। वो उनका व्यक्तिगत स्वतंत्रता, वो कुछ कह रहे हैं, लेकिन उसके लिए सरकार ने या बीजेपी ने उसको एक्सेप्ट तो नहीं किया। वो एक एक्स एमपी है, और उनके चरित्र को देखा गया है। सड़कों पर पत्थर लेके उपद्रव करने वाले लोगों को आप कैसे लब कहेंगे? ये लब है कि पत्थर लेके, डंडा लेके और वो उपद्रव करने और दादागिरी करने वाले को लब कहेंगे? ये तो फिर बड़ा मुश्किल है। देखिए, मुमताज आलम भाई, आप क्या कहेंगे बाबा जी के जवाब ने? मुमताज जी, ये बाबा जी कह रहे हैं
हमारे हिंदू धर्म गुरु हैं, कह रहे हैं कि हम लाठी डंडे वालों को कैसे स्वीकार कर लेंगे। अभी इनसे पूछिए, फतेहपुर में मजार पे चढ़ने वाले, उपद्रव मचाने वाले, मजार में तोड़फोड़ करने वाले कौन लोग थे? आप उनके बारे में क्या राय रखते हैं? क्या उनके किसी घर पे बुलडोजर चला? क्या योगी जी ने कोई बयान जारी किया था? तो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता रवि प्रताप सिंह सही कह रहे हैं कि फर्स्ट सिटीजन और सेकंड सिटीजन में बांटने की साजिश है भारतीय जनता पार्टी की। और बरेली में भी जो हुआ है ये भी साजिश के तहत हुआ है। जब वो अपना मेमोरेंडम देना चाह रहे थे तो जिला अधिकारी महोदय या कुछ इंतजामिया के लोग जाके उनसे मेमोरेंडम ले लेते, कोई ऐसी बात ही नहीं थी। लेकिन वहां पर ऐसा माहौल क्रिएट किया गया कि कोई घर से ना निकले, धारा 163 लगा दी गई है, ये कर दिया गया है, वो कर दिया गया है। जुमे का दिन था, लोग नमाज पढ़ के आ रहे थे, जा रहे थे, कहीं से किसी ने आई लव यू मोहम्मद का पोस्टर भी दिखाया हुआ, लाठीचार्ज कर दिया। जरा सी बात को इतना बड़ा तूल दिया गया है। ये वहां की इंतजामिया की नाकामी है। मैं फिर कहता हूं, इंतजामिया की नाकामी है और बिला वजह उन पर लाठी चार्ज किया गया है और ये सिलेक्टिव कार्रवाई है। मुमताज आलम जी, एक साथ दो बात आप कह रहे हैं कि ना इंतजामी है, वो बैरिकेटिंग तोड़ रहे थे, प्रशासन के लोगों को धक्के मार रहे थे और वहां पे आग लग जाती, पूरा शहर जल जाता, तब आप कहते हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। कार्रवाई कर दी गई तो कहा जा रहा है कि जाती है। दोनों बातें आप कह रहे हैं। अब एक बात बताइए, अगर कार्रवाई नहीं होती तो आप कहते हैं कि प्रशासन फेल है, इतने लोग कैसे जल गए, इतने लोग कैसे मर गए, इतनी दुकानें कैसे जल गई। और वहां पे जब वो प्रेशर कर रहे थे, बैरिकेटिंग तोड़ रहे थे, प्रशासन वालों को धक्का मुक्की कर रहे थे, तो ये बात है, जब धक्का मुक्की करेंगे तो लाठीचार्ज होगा। ये तो हर सरकार का नियम है। अब देखिए, यही अखिलेश सरकार है और जो हमारे शंकराचार्य इस समय यतीन्द्र जो अब मुक्तेश्वरानंद है, लाठियों से पिटाई मैं चाहूंगा जनरल, मैं बाबा जी रोकना चाहूंगा। मैं एक बार वो विजुअल दिखा देता हूँ, वो शॉट एक बार मैं चाहूंगा प्ले किया जाए ताकि के दर्शक भी देखें कि उस वक्त हुआ क्या। ये देखिए, तस्वीरें बोलती हैं और हम जनहित के मुद्दों में दिखाते हैं। देखिए साफ तौर पे पहले किस तरह से जो उपद्रवी हैं वो पुलिस को धक्का देते हैं और पुलिस फिर बाद में लाठीचार्ज करती है, ये तस्वीर है। और उसके बाद फिर जो उपद्रवी थे वो भागना शुरू करते हैं और पुलिस ने लाठियां बरसानी शुरू करी। एक बार फिर से प्ले हो, एक बार फिर से देखिए, ये देखिए सब कुछ शांत, ये धक्का मुक्की और फिर देखिए ये उपद्रवियों ने धकेला और फिर उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज देखिए शुरू किया। तो ये तस्वीर है जिसको कुछ लोग समझ रहे हैं, कुछ लोग समझना नहीं चाहते हैं। और इन सब के बीच हमारे साथ बाबा महादेव जी भी हैं और बीजेपी के नेता भी हैं और समाजवादी पार्टी के भी नेता मुमताज आलम हैं। मुमताज आलम भाई, क्या आपने उन तस्वीरों को देखा? एक बार मैंने तो दिखाया एक बार, क्या आपने खुद से देखा? उसमें आपको क्या नजर आया? क्या उसमें जो उपद्रवी थे वो क्या पुलिस को धक्का नहीं दे रहे थे? वो स्थिति नहीं बन रही थी आपको नजर? आरिश भाई, मैं देख भी रहा हूँ, मैं समझ भी रहा हूँ। इस देश में हालात ये पैदा कर दिए गए हैं कि 5 मिनट की नमाज पढ़ने से व्यवधान पैदा हो जाता है और एक हफ्ते तक रोड बंद रहता है। ये कौन सा कानून है इस देश में? एक हफ्ते रोड बंद रहता है। मैंने ये भी देखा है जब रोड बंद रहता है, गाड़ियों को तोड़ा जाता है, भारतीय सेना के सिपाही के साथ इतनी मारपीट की जाती है उसके बच्चे के सामने। क्या वो लोग कौन थे? मैं आऊंगा, विजय खेरा साहब इस पे जवाब दे। मैं आऊंगा, विजय खेरा साहब जवाब दें मुमताज जी ने जो कहा उस पर। देखिए, हम ये बात मुमताज आलम जी की बात से सहमत हैं कि इसमें साजिश थी, क्योंकि रजा ने इसमें साजिश रची थी बड़ी तगड़ी। किसकी साजिश थी? किसकी साजिश थी ये भी बता दीजिए। साजिश करके लोगों को भड़का के किसी तरह दंगे एक आध दो बार तो हो जाए, लेकिन हो नहीं पा रहे। कोशिश बहुत है की, क्योंकि इनके शासन में तो हमेशा दंगे हुए। अभी दूसरी बात कर रहे थे, दंगे तो इन्हीं के शासन में हुए ना, और तो किसी के में नहीं हुए ना आज तक। इसमें क्या बात है? इसमें क्या छुपाने की बात है? बोलिए ना, हम बोल देंगे। जितने दंगे हुए या मुलायम सिंह के शासन में हुए हैं या हुए अखिलेश के शासन में, और मैं बरेली हूँ, लखनऊ, कानपुर, ये किसके शासन में हुए? एक बात तो हम दंगों का इंतजार करते,
आप छोटी सी लाठी चार्ज पे अभी डर गए हो, और जब हिंदुओं पे गोली चलाई थी क्या खुश थे, प्रसन्नता के साथ बाहर आए थे आप अयोध्या जी में, भूल गए आप। तीसरी बात, अभी गंगा जमुना की तहजीब की बात कर रहे थे कांग्रेस प्रवक्ता कि साहब वो खराब हो रही, खराब तुम कर चुके हो, हम उसको सुधार रहे हैं। हम चाहते कि गंगा जमुना की जो तहजीब थी वो जिंदा हो जाए, बार बार इसी में लगे हुए हैं हम। वो जो तुमने तबका एक पैदा किया था जिसने तहजीब खराब की, उस तबके को, जो उनमें से एक ये भी बोला ओबीसी का भाई कि जरा हम 40 हो जाएंगे एक एक हिंदू को बता देंगे। अरे ये डायलॉग है आप लोगों के, और क्या आपने मंदिर नहीं तोड़े? विजय खेरा साहब, विजय खेरा साहब, कश्मीर में विजय खेरा साहब, विजय खेरा साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सिलेक्टेड लोगों पर कार्रवाई हो रही है और एक खासकर विशेष समुदाय पर, उसके अलावा नहीं एक्शन हो रहा है। वो ये कह रहे हैं, उस पर जवाब क्या देंगे रवि प्रताप सिंह जो कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, सिलेक्टेड का तो सवाल ही नहीं। जब 90% मान लो हुई होगी, 2 4 5 तो पकड़े गए होंगे, ये तो 95% तो साजिश होती उसी तरफ से है। चाहे वो आजम खां हो, चाहे वो अतीक हो, और चाहे समाजवादी पार्टी का कोई मुस्लिम नेता हो, और ऊपर से उनको प्रश्रय है। और सुनिए जरा, प्रमाण मिलने के बाद भी अतीक निपट गए, अहमद निपट गए, और वो भी आजम खां के यहाँ लाइब्रेरी का सामान चुरा लिया, लोगों की जमीन ली, रोड बंद कर दिया, पुलिया बंद, और हंसते हुए बेशर्मों की तरह चले आते हैं टोपी लगा के फिर कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। और ये जो सच सामने है उसका जवाब कभी नहीं दे पाएंगे। महेश कुमार जी, आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे जो एक बात मोटे तौर पे निकल के आ रही है, और ये बात विपक्ष कह रहा है साफ तौर पे कि भाई ये सिलेक्टेड लोगों पर कार्रवाई हो रही है, हर जगह पर ऐसा एक्शन देखने को नहीं मिलता, और तमाम तरह की बातें हो रही है। क्या आपको लगता है ऐसा है या नहीं है? सिलेक्टेड का तो सवाल ही नहीं उठता है। मेरा सवाल महेश कुमार मिश्रा जी से। महेश कुमार, ऐसा है कि मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, पुलिस के सामने ऐसा कहना कि कोई पुलिस बड़ा सिलेक्टिवली काम करती है, किसी कम्युनिटी के खिलाफ साजिश रच रही है, किसी कम्युनिटी को वो दबाना चाहती है पुलिस, या पुलिस कोई इंस्ट्रूमेंट है, मैं बताऊं आपको ऐसा कुछ नहीं। पुलिस इंस्ट्रूमेंट हो सकती है, पुलिस तो इंस्ट्रूमेंट शुरू से रही है, पहले अंग्रेजों की इंस्ट्रूमेंट थी, अब पॉलिटिकल लीडर्स जो पावर में रहता है उसकी इंस्ट्रूमेंट हो जाती है। पुलिस तो आप जैसा इस्तेमाल करना चाहे। अब सवाल ये है कि लॉ एंड ऑर्डर में क्या करेंगे, पुलिस क्या करेगी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम में? पुलिस हाथ करके बैठ जाए, या पुलिस मूकदर्शक बन जाए? तब इस तरह की एक सिचुएशन पैदा होती है तो पुलिस मूकदर्शक नहीं बनी रह सकती, और पुलिस को एक्शन लेना पड़ेगा, और पुलिस एक्शन नहीं लेगी तो उसके बड़े भयावह परिणाम होंगे, बड़े भयानक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। यदि कल के उपद्रव को नहीं रोका जाता, मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि कल तो वो निश्चित रूप से एक दंगे में परिवर्तन हो सकता था, और उसमें दुकानें जलती या कुछ लाइफ एंड प्रॉपर्टी डैमेज होती, नुकसान होता उसका, जान माल का, तो उससे बचाना बहुत जरूरी था। और देखिए लाठीचार्ज जब होता है और लोहे का कड़ा पहन के, हाथ में लोहे का कड़ा पहन के लाठीचार्ज होता है, तो गोली नहीं चलानी पड़ती कभी, आपको बता रहा हूं आपको, गोली वहीं चलानी पड़ती है जहां पे लाठी आप जमीन फटकारते हैं, जहां लाठी आप इस तरह से मारते हैं जैसे कि आप किसी को खिलौने से काम कर रहे हो। जब लाठी कस के होता है लाठीचार्ज, तो कभी गोली चलानी, मेरे अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि जहां लाठीचार्ज हुआ और कस के हुआ, बहुत कस के, तो कभी गोली चलाने नौबत नहीं आई, कभी, उसी से मामला निपट गया। और जहां कोई लाठीचार्ज हल्का हुआ, जहां जमीन में पुलिस ने लाठी फटकारी और वही बलवा हुआ और वहीं गोली चलानी पड़ी। तो देखिए मेरा मानना यह है कि पुलिस का ये कहना है कि पुलिस एक कम्युनिटी को विक्टिमाइज कर रही है, एक कम्युनिटी को शेल्टर दे रही है, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप जैसे आपने कहा कि साहब विनय कटियार है, विनय कटियार ठीक है, ये लोग तो हर कम्युनिटी में ऐसे लोग, तो ये विनय कटियार ये तो छटे हुए लोग हैं जिनका की काम ही है, कभी यदि विनय कटियार आएंगे तो कभी सद्भाव की बात नहीं कर सकते, कभी सद्भाव की बात नहीं कर सकते। यदि तौकीर रज़ा आएंगे तो कभी सद्भाव की बात नहीं कर सकते। तो ये वो लोग हैं जो कि नफरत फैलाने के लिए बैठे हुए हैं, और ना ये कभी एक होने देंगे, बता दूं आपको, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी के साथ प्रॉब्लम ये है कि सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना हमेशा दिमाग में रहती है मुस्लिम कम्युनिटी के, क्योंकि माइनॉरिटी में है वो। और यदि ये काम मेजोरिटी का है, रोक रहा हूं आपको एक मिनट के लिए। अखिलेश श्रीवास्तव दर्शक हैं लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश जी अपनी बात को रखें। देख रहा हूँ ये वैसे तो जो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ ये शासन प्रशासन का फेल्योर है कि कोई घटना होने से पहले प्रिवेंटिव मेजर्स ले लेना चाहिए। इनके पास आईबी भी है, इनके पास सीआईडी भी है, इनके पास इंटेलिजेंस भी है, सब किसी को पता ही नहीं चल रहा, लाखों लोग इकट्ठे होते जा रहे हैं। लग रहा है कि एक साजिश के तौर पे इकट्ठे होने दिया जा रहा है, और जानते जब इकट्ठे होगा फिर भड़के भी दंग है तो हमें लाठी चलाने का मौका मिलेगा।
कि शासन प्रशासन इसी में लगा हुआ है, प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं ले रही है कि कोई घटना होने से पहले उसे रोक दिया जाए, ऐसा हमको लग रहा है। ठीक है क्योंकि हाँ ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए अपनी बात को। रवि प्रताप सिंह जी क्या कहेंगे आप? जो बात थोड़ी देर पहले महेश कुमार मिश्रा जी कह रहे हैं, बाबा जी साफ तौर पे कह रहे हैं, रवि प्रताप सिंह जी आप, मैं अगर सीधी सीधी बात करूं, इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने जो बात कही, उसके बाद वहां ज्ञापन देने के लिए रहे थे, मैं आपसे भी यही पूछता हूं, आपने भी वीडियो देखा होगा, चीजें देखी होंगी, क्या पुलिस की तरफ से पहला कदम उठाया गया या पहला कदम उनकी तरफ से उठा? मैं आपसे तौकीर रजा के साथ जो भी किया वो बिल्कुल ठीक किया। तौकीर रजा भड़काने का काम कर रहे थे, उसमें उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी हमारे जो सपा के प्रवक्ता कह रहे थे, उस मजार को जब गिराया जा रहा था, वो वीडियो भी आप एक बार जरा चला दें कि किस तरह से लाठीचार्ज अगर हो गया होता या किस तरह से पुलिस ने एक्शन लिया। ये बाबा जी हैं, इनसे भी पूछना चाहता हूं कि सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, कानून वो एक आदर्श स्थिति थी। अगर आज वो किसी मंदिर को मुसलमान होते, बुलडोजर उनको जमींदोज कर दिया होता। दुख है कि क्या हुआ, किसी को प्रोवोक करती है कि आपने जो तौकीर रजा के साथ इसी तरह ढूंढ करके। ठीक है, इस पे जवाब ले लेते हैं। अहम बात की बाबा महादेव जी जल्दी से जवाब दें। देखिए, वास्तव में इसका सही मायने में जवाब बीजेपी का बनता है, लेकिन इन्होंने जो कहा कि फतेहपुर में कार्रवाई नहीं हुई, उसमें कार्रवाई भी हुई, जेल भी लोग गए, उन पे कार्रवाई भी, उसमें धाराएं भी लगी हैं। और लेकिन ये हमारा काम नहीं, सरकार का काम है। और वहां किस आधार पर उपद्रव, कितने लोग जेल गए और किस उन पे क्या कार्रवाई चले, आप उन पे कार्रवाई भी हुई और जेल भी गए, ये भी आया था। लेकिन इस बात पे ध्यान नहीं दिया, इसीलिए देखिए, क्योंकि वो पीछे की चीजें नहीं देखी जाती, तब ये दिक्कत होता है। तौकीर रजा ने अगर वो घर में बैठ के, मस्जिद में बैठ के आई लव मोहम्मद करते, आई लव इस्लाम, किसी कोई दिक्कत नहीं। और सबकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, भाई कोई भी किसी से लव कर सकता है, कोई इस्लाम को लव करे, कोई मोहम्मद को लव करे, किसी को दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम भी कहते हैं। चलिए ठीक है बाबा जी मैं आऊंगा। बाबा जी अहम बात आपने कही, मुमताज आलम जी, पीछे आप नहीं देखते हैं जो चीजें हुई हैं, उस पर एक्शन लिया गया है, ऐसा कहना है बाबा जी का। आप सहमत हैं इस बात से? जी मुमताज आलम जी सर, मैं तो आरिश भाई यही कहना चाहूंगा, फिर उस बात को दोहराता हूं जिस बात को सब नजरअंदाज कर रहे हैं। अगर तौकीर रजा साहब ने कहा था कि हम प्रशासन को मेमोरेंडम देना चाहते हैं, तो जिला इंतजामिया को तौकीर रजा साहब से कोऑर्डिनेशन करना था, उनसे बात करनी थी, उनसे कहना था कि आप पूरी भीड़ न लेकर 5 लोग आए, हम आपका मेमोरेंडम ले लेंगे। या कोई अधिकारी नामित कर दिया जाता, उनके आवास पर जाकर उनका मेमोरेंडम ले लेता और बात खत्म हो जाती। लेकिन बात यह है कि आपको एहतजाज करने का भी अधिकार नहीं देंगे, आपको अपनी आवाज उठाने का अधिकार नहीं देंगे। आप अपनी आवाज उठाएंगे, आपको कुचल दिया जाएगा, आप पे लाठियां बरसा दी जाएंगी, आपका सिर फोड़ दिया जाएगा। जब ये नियत आ जाए तो वहां पर फिर बंद इंतजामी फैलती है, बात दंगों की करते हैं। मतलब आप मौलाना तौकीर रजा के साथ हैं, मैं ये समझूं, मानूं आप साथ हैं? हम इंसाफ पसंद लोग हैं। हाँ। हम इंसाफ पसंद शहरी हैं, हम इंसाफ की बात करेंगे। दंगों से किसे फायदा होता है उसका पूरे देश को पता है। अगर वहां पर उग्र प्रदर्शन जो हो रहा था, जिस तरह से धक्का मुक्की देखी, अगर पुलिस ना रोकती तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? फिर आप कहते सरकार का फेलियर है। धक्का मुक्की की नौबत आई, ये सरकार की और इंतजामिया का फेलियर है। वहां प्रशासन की प्रशासन नाकाम साबित हुआ है। अगर प्रशासन हिकमत अमली से काम लेता तो वहां पर ये नौबत ही नहीं आती जो हुआ है। कहीं ना कहीं प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है या साजिश है, जिसकी वजह से ये नौबत आई। 50 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इसको क्या आप सही मानते? अगर हाँ, गिरफ्तारी तो होगी। अगर कोई तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी वहां मौजूद होता तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि ना तो एक लाठी चलती, ना एक गलत बयान होती और सारे काम। आपको जवाब देना चाहते हैं पूर्व आईपीएस महेश जी बोले। इसी बरेली शहर में कावड़ यात्रा के दौरान कुछ कावड़ियों ने उस मार्ग पर प्रवेश करने की कोशिश की जहां की मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, और जो कि मार्ग नहीं था, जिसमें वो नहीं जा सकते थे। और उन्होंने कोशिश की, और वहां के एसएसपी ने, जिसका नाम प्रभाकर चौधरी है, उस एसपी ने इस कदर लाठी चलाई और इस कदर खदेड़ा उस पूरी भीड़ को, कावड़ियों की, कि वो
बिल्कुल सन्नाटा हो गया वहां पर। हालांकि ये बात अलग है, उसका तबादला हो गया, उस अधिकारी का तबादला हो गया, ये बात बिल्कुल अपनी जगह सही है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि पुलिस के सामने जब एक समस्या आती है तो पुलिस नहीं देखती फिर कोई, पुलिस नहीं देखती कि क्या कौन हिंदू कौन मुसलमान। यदि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है तो पुलिस डील करेगी। यदि वो कावड़िए घुस जाते तो वहां दंगा होता और वहां लाइफ एंड प्रॉपर्टी का लॉस अच्छा खासा, और उन्होंने घुसने नहीं दिया क्योंकि वो मार्ग निश्चित नहीं था, उसको जाना तय नहीं था कि इस मार्ग पर कावड़ी होकर जाएंगे। वो लगातार इस कोशिश करते इस मार्ग पर जाए और फिर लाठीचार्ज करना पड़ा उसको, कस के लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज ऐसा किया कि उनको भी याद रही होगी कावड़ियों को। तो देखिए ये कहना कि पुलिस बायस है या पुलिस किसी कम्युनिटी के खिलाफ काम कर रही है या पुलिस को डायरेक्ट किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस तो अपना काम करेगी। ये बात अलग है कि मैं एक बात से सहमत हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को भाषा पर संयम रखना होगा। ये बात मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि उनको भाषाई प्रयोग जो है, उनको भाषा, उनकी शब्दावली है, उससे एक बू जरूर आती है। वो जो आप मुमताज साहब कह रहे हैं या जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, उससे बू आती है कि वो थोड़ा सा बायस है। ये बात मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ इस बात को कि उनको अपनी शब्दावली पर उनकी भाषा को नियंत्रण करना होगा। ये बात मैं कहता हूँ ठीक है, पॉलिटिकल वेल है उनके अंदर, ही कैन टेक एक्शन, और उनके अंदर हिम्मत है, ताकत है कि वो पुलिस को छूट दे सकते हैं, लेकिन अपनी भाषा को संयमित रूप से कहना होगा ताकि किसी भी, क्योंकि उनकी भाषा कभी कभी ऐसी हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे किसी कम्युनिटी को एड्रेस कर रहे हो, बजाय तो को एड्रेस करने के बजाय वो पूरी। ठीक है, चलिए वक्त की थोड़ी सी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी, मुमताज आलम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा महादेव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सैयद इंतखाब आलम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और रवि प्रताप सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो भले ही IPS साहब कह रहे हो पूर्व IPS साहब के संयम बरतने की ज़रूरत है, लेकिन बाबा को रूल पसंद है और उस रूल को कोई तोड़ता है तो उस पर एक्शन होता है। 50 लोग की अब तक इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। जनहित में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज।